अधिक से अधिक 100 जो टॉप लेवल पे बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 नंबर होने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो पैसे लेते हैं बैंकों से। तो बैंकों में पैसा डालता कौन है? वो तो नहीं डालते, आप डालते हैं पैसे, आपके पैसे होते हैं बैंकों में। सिर्फ बैंकों में नहीं, LIC में हो, बैंक में हो, इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे जहां भी हो, सब जगह सिर्फ आम आदमी डालता है पैसा। आप पैसे डालते हैं, वो सिर्फ निकालते हैं। हां, उन्होंने एक तिलस्म के जरिए एक आदमी को नेता बना करके टॉप की कुर्सी पर बिठा दिया, उसको अपनी जेब में रख लिया, तो वो पावर उसको मिल गया कि उस पूरे पैसे का वो इस्तेमाल करेगा। इसलिए वो दुनिया का चौथा अमीर बन गया, दूसरा अमीर, तीसरा अमीर बन गया। वो उसके पास कुछ नहीं। चलिए अब इस तरह से समझिए कि अगर बैंकों में आपके पैसे उनके नहीं है, वो तो सिर्फ लेते हैं। अब अगर बैंक में आप कहें कि मेरा पैसा दे दो, मुझे बैंक में नहीं रखना है पैसा, तो बैंक उनसे पैसा मांगेगा जो अपने आप को अरबपति कहते हैं। मेरे दोस्त, एक सेकंड, एक घड़ी की सुई वहीं ठहर जाएगी, रुक जाएगी, और उसी समय वो चवन्नी छाप बन जाएंगे। जिस दिन आप अपना पैसा बैंक से मांग लीजिए, मांगे, मतलब उनकी कहां से दे पाएंगे बताओ? डिफॉल्ट कर जाएंगे। भारत का चाहे कोई भी उद्योगपति हो जो अपने आप को टॉप 100 में गिनता है, देश छोड़कर भागा है, लेके भागा है, नहीं भागा है, जो भी है, उनको अगर यह कह दिया जाए कि आप अब अपने पैसे से व्यापार करो, बैंकों का पैसा वापस कर दो, क्योंकि बैंकों का पैसा जनता वापस मांग रही है, एक सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उनको डिफॉल्ट होने में। और वो डिफॉल्ट हो जाएंगे, वो चवन्नी छाप हो जाएंगे, वो देश छोड़कर भाग जाएंगे या फिर जेल में नजर आएंगे। कहने का अर्थ यह है, मैं आपको इनडायरेक्टली यह बताना चाहता हूं कि जिनको आप दुनिया का धनी आदमी समझते हैं, वो उनकी हैसियत चवन्नी की भी नहीं है। यह सच है, और इसीलिए तो भाग जाते हैं। जब बैंक अपने पैसे मांगते हैं, लोग अपने पैसे मांगने शुरू कर देते हैं, तो इसीलिए तो भाग जाते हैं। इस सत्य को आप समझिए। तो कहने का अर्थ यह नहीं है कि वो धनी है, धनी आप हैं। कहने का अर्थ यह है कि वो मालिक है, मालिक आप हैं, वो तो कर्जदार है। वो हमारा और आपका पैसा लेकर बैठा हुआ है, डुबाया पड़ा हुआ है, खाया है, दे नहीं रहा है, वापस नहीं दे रहा है। और इसलिए नहीं दे रहा है, ना देने के बाद भी उसको कर्ज मिल रहे हैं, क्योंकि वो चौकीदार को अपनी जेब में रखा हुआ है। अब इस तिलस्म को आप समझिए। एक फ्रॉड, ये फ्रॉड होता है। एक फ्रॉड व्यापारी एक नेता बनाता है, और एक नेता एक फ्रॉड व्यापारी बनाता है। नेता फ्रॉड व्यापारी इसलिए बनाता है क्योंकि अब बैंकों से पैसा उठा के उसको दे दिया, और दे करके उसको माफ भी कर दिया। उसमें बंटवारा क्या हुआ कि जैसे 1 लाख करोड़, जैसे 8 लाख करोड़ बैड डेट्स कर दिया गया है, राइट ऑफ कर दिया गया है भारत का। तो वो 8 करोड़ जो राइट ऑफ किया गया है, उसमें से हिस्सेदारी उस आदमी को मिली होगी जिसके पावर से वो राइट ऑफ हुआ, यानी नरेंद्र मोदी जी। वो अपनी जेब में, तो वो आप तो कहते हो वो तो फकीर हैं, वो तो अपनी जेब में नहीं रखेंगे, पार्टी में चंदा। तो इतना भयंकर चंदा इतिहास का अगर भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो इसी राइट ऑफ के लिए, इसी फ्रॉडगिरी के लिए। बैंकों से तुम ले लो, आधा तुम अपने पास रख लो, मैं माफ कर देता हूं, आधा मेरे पार्टी के में जमा कर दो फंड में। तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं, और कोई पूछेगा नहीं, कोई पूछेगा नहीं तो हम बताएं, कोई पूछेगा भी तो हम बताएंगे नहीं। 100 करोड़ 200 करोड़ समथिंग कुछ लिमिट है, उसके बाद अगर कोई उससे ज्यादा कोई कर्जा लिया है तो उसको सरकार रिवील भी नहीं करती।
मैं कई बार कह चुका हूं मेरे दोस्त कि अगर आप सरकार से तीन चार चीज मांगो। भारत में सबसे ज्यादा डिफॉल्टर कौन है? भारत में सबसे ज्यादा लोन किसने ले रखा है? भारत के बैंकों को डिफॉल्ट करके भागा कौन है? आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। ये वही लोग हैं जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। ये वही लोग हैं। और जानते हो, आपको हिंदू मुसलमान के मुद्दे में उलझाने वाले यही लोग हैं। मैं आपको एक व्यवस्था जो सदियों से, बहुत पुराने से चली आ रही है, कि एक व्यापारी जब एक फैक्ट्री बनाता है तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन बाद में शुरू होता है, फैक्ट्री में मशीनें बाद में चालू होती हैं। उस फैक्ट्री के कैंपस में एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर वगैरह वगैरह सब बना देगा। जानते हैं क्यों बना देगा? क्योंकि उसको मजदूरों की जरूरत पड़ती है और जिनसे उन्हें काम लेना है। और उन मजदूरों को उन मंदिरों मस्जिदों से ये बता देना है कि आप अगर गरीब हैं, आप अगर इस दशा में हैं, मुफलिसी में हैं, तो उसका कारण यही है। आप भगवान, शाम को रोज भगवान के मंदिर में चले जाया करिए और उनसे पूछा करिए कि भगवान मैं गरीब क्यों हूं। लेकिन सच ये होता है कि आपका शोषण होता है। वो फैक्ट्री का मालिक आपका शोषण करता है। लाभ का आज से नहीं, बहुत हजारों साल से एक ही डेफिनेशन है, देय मजदूरी और दी गई मजदूरी। माने क्या देना चाहिए और क्या दिया। जैसे 10 रुपए आपकी मजदूरी होती है तो 10 रुपया ना देकर के 5 रुपया आपको दिया, देय मजदूरी और दी गई मजदूरी, तो बचा 5 रुपया। वही लाभ होता है। लाभ का एक ही डेफिनेशन है। अकाउंट बुक्स लेकर के या कॉमर्स के सारे उलट पलट डालो, आपको डेफिनेशन यही मिलेगा। यानी मजदूरों का शोषण ही लाभ कहा जाता है। अब इसके बहुत से तरीके होते हैं, बहुत से लूट खसोट करने के, लूटने के, ये बहुत से तरीके होते हैं। एक तरीका सिर्फ ये नहीं है, बहुत से तरीके हैं। तो दोस्तों, आज जो राहुल गांधी ने जिस मिथक को तोड़ा है, राहुल गांधी एक सच्चे नेता साबित हुए हैं। राहुल गांधी ने अपने आप को इस भारत जोड़ो यात्रा से एक तपस्वी साबित किया है। राहुल गांधी इस यात्रा से अपने आप को देश के सामने यह प्रस्तुत किया है कि वो सर्वथा इस योग्य हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकें, देश की जिम्मेदारी संभाल सकें। और वो सारे गुण अब धीरे धीरे जो सामने आ रहे हैं राहुल गांधी के, वो सारे गुण सामने आ रहे हैं जो एक नेता में होने चाहिए, जो एक भारत के प्रधानमंत्री में होने चाहिए, या जिसका सपना हम और आप देखते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर तुलनात्मक बात करेंगे तो मैं कई बार कह चुका हूं कि राहुल गांधी को मैं अभी तक झूठ बोलते नहीं सुना है, नहीं देखा है, कहीं नहीं पकड़ा है। मतलब कहीं मेरे सामने ऐसा मौका नहीं आया जहां यह लगे कि नहीं, ये राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। और तुलनात्मक रूप से आपको तुलना नरेंद्र मोदी से करनी है। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, वही डिबेट सामने है। तो नरेंद्र मोदी नहीं तो राहुल गांधी को आपको अगर चाहिए तो आपको तुलना करनी है। जब आप तुलना करेंगे तो एक नेता राहुल गांधी जिन्होंने कभी झूठ बोला है, यह आप पकड़ नहीं पाएंगे। वहीं नरेंद्र मोदी ने सच कब बोला है वो आप ढूंढ नहीं पाएंगे।